हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, आज हम बात करने वाले हैं जो 28/10/2023 को जो एग्जाम हुआ है बच्चों आपका पेट का, यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट ने एग्जाम लिया है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट है उसके एग्जाम का वो जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है बच्चों, उसका जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज कराने वाला हूं। ठीक है, जो पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन है वो मैं करा चुका हूं, आप लोगों ने देखी भी है वीडियो। आप लोगों ने जो है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई अगर पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड शिफ्ट का जो, अब आपको पता ही है कि पेपर बहुत बढ़िया आए हैं, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम है, समझ गए। कह सकते हैं कि टिपिकल लेवल था मैथ्स का भी। ठीक है, चलो अब देखो पहला डीआई है बच्चों, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लिए गए समय को दर्शाता है, शो करता है। ठीक है, जैसा राकेश है, ये तो एग्जाम पेपर आपके पास होगा, आप वहां से देख लेना, मैं बना नहीं रहा हूं उसको। इसमें लिखा है राकेश, या चलो बना लो, राकेश को हम लिख लेते हैं आर, राकेश। फिर है चमन, चमन को सी लिख दिया, अक्षय को ए लिख दिया, और रमेश को आर एम लिख दिया, और महेश को एम लिख दिया। इनके जो टाइम है, इसका मैं डायरेक्ट टाइम लिख लेता हूं। इसके 15 है, इसका 10 है, इसका है 20, रमेश का है बच्चों 12, और महेश का है 16। ये टाइमिंग है, मैंने डायरेक्ट टाइमिंग लिख ली है इनके। अब पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा स्नेहा जो है वो कैलाश से दुगना कुशल है। अब स्नेहा इसमें तो है नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा स्नेहा जो है वो कैलाश से दुगनी, अच्छा कैलाश से दुगनी कुशल है। स्नेहा इक्वल टू 2 इंटू के हो गया। अभी इसमें इस डायग्राम में ना स्नेहा है ना कुशल है, कोई नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कंडीशन बना ली कि स्नेहा जो है वो कैलाश से दुगनी कुशल है। फिर और वे दोनों मिलकर उतना ही कार्य करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। तो पहले आप देखो, चमन किसी कार्य को कितने दिन में करता है बच्चों, तो चमन करता है 10 दिन में। ठीक है, और अक्षय कितने दिन में करता है, अक्षय के बारे में है, अक्षय करता है बच्चों 20 दिन में। तो एलसीएम लो इसका 20, 2 और 1। अगर मैं अक्षय और चमन का टाइम निकालूं तो आ जाएगा 20 बाई टोटल 213। तो अक्षय और चमन मिलकर 20/3 दिन में करते हैं। इसका मतलब उसने कहा स्नेहा और जो ये होगा, स्नेहा और जो कैलाश है वो भी इतने दिन में करते होंगे। ठीक है, फिर तो कैलाश, अब उसने पूछा है कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कैलाश का टाइम पूछा है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो वर्क है वो कितना है, 20/3 दिन। ठीक है, स्नेहा और कैलाश को कितने दिन लगने वाले हैं, 20/3 दिन। इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ एस प्लस के दिख रहा है, ये चीज नहीं दिख रही है, सी लिखा है, सी का मतलब बच्चों चमन है, चमन 10 दिन। तो एस प्लस के बराबर 20/3 दिन। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 20/3 आ जाएगा। ये मैं आपको टाइम एंड वर्क सिखा चुका हूं। अगर आप किसी ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, किसी को पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड वर्क आप देखेंगे, 1 बाय 1 क्लास पढ़ी हुई है सारी की सारी। ठीक है, तो ये टोटल वर्क होता है, ये वन डे वर्क होता है। अब एक्स के प्लेस पर हम एस के प्लेस पर 2 के लिख सकते हैं, तो 2 के प्लस के 3 के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1/3। तो कैलाश का एक दिन का वर्क आ गया, कितना है बच्चों कैलाश का एक दिन का वर्क, 1/3। अब कैलाश के बारे में पूछा है तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर और एक दिन का वर्क नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैलाश को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगेंगे बच्चों, 20 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन है डी, 20 डेज। समझ आया, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा स्पीड से। ये पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20 डेज। अब नेक्स्ट दूसरा है कि यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब अगर सभी करेंगे बच्चों तो आप यहां देख लो, आप इनका एलसीएम ले लो पहले। ठीक है, मैं इसका एलसीएम इधर लिख लेता हूं, फिर यहां इनके ऊपर लिख लूंगा मैं एक एक दिन का वर्क। तो 12, 15, 20 और 10 का एलसीएम तो आया 60। तो 60 और 4, 60 गुना 4 कितना हुआ, 240। तो एलसीएम आया 240, यानी वर्क हो गया 240। 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 एकन 15, 15 छक्का 90, 10 से 24 बार कैंसिल, 20 से 12 बार कैंसिल, 12 से 20 बार कैंसिल, 16 से 16 एकन 16, 16 पंजे 80, 16, 24, 12, 20 और 15, ये आया इनका एक दिन का वर्क। अब टाइम हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर 240 और इनका एक दिन का वर्क नीचे, तो जोड़ दो सबको, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17।
दो तो चार, पांच तो सात, एक आठ, भाग कर लो तीन से, तीन दूनी छह, तीन 27 और तीन अट्ठे 24, कितना आया 80/29 दिन। अगर सभी मिलकर कार्य को करेंगे तो 80/29 दिन में कर लेंगे, जो कि ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन 80/29 डेज। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम यानी कम से कम समय लेगा। तो पहला ऑप्शन है चमन और रमेश, चमन को सी लिख सकते हैं, रमेश को हमने आर एन लिखा है। ठीक है, फिर राकेश और अक्षय, राकेश और अक्षय, फिर है अक्षय और रमेश, अक्षय और रमेश, रमेश को हमने आर एम लिखा है, आर मत लिख देना, आर हमने राकेश को लिखा है, चमन को सी और अक्षय को ए। ये चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सबसे कम समय में कार्य पूरा करेगा, जो सबसे कम समय लेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, जिन जिन लोगों का या जिस ग्रुप का जो वर्क है वो सबसे ज्यादा होगा, एक दिन का वर्क, वो कम समय लेगा। तो बस हमें यही चेक करना है। देखो चमन और रमेश, चमन का 24 और रमेश का 20, तो 24 और 20 44, ये एक दिन में 44 कार्य करेंगे। और ये राकेश और अक्षय ये 16 है। ठीक है, ये कितना है 16 और अक्षय कितना है 12, 16 और 12 कितना हुआ बच्चों 28। अक्षय और रमेश, अक्षय कितना है 12 और रमेश कितना है 20, तो 20 और 12 32। ये एक एक दिन का वर्क है, टाइम नहीं ले रहे हम, कभी आप सोच रहे हो। चमन और अक्षय 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो सबसे ज्यादा एक दिन में कौन कार्य कर रहे हैं, चमन और रमेश। ठीक है, तो ये कार्य को करने में सबसे कम समय लेंगे और यही पूछा है कि कितना किसमें न्यूनतम समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, चमन प्लस रमेश, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ठीक, अब मैंने बताया था कि जो हम वैल्यू आप लिखते हो इनको इनको क्लियरली लिखा करो, क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ जाती है। देखो ये हमने पहले क्वेश्चन के लिए यूज किया था और अगले क्वेश्चन में हमें फायदा मिल गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि 5 दिन तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ गया। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिन में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, राकेश के साथ कौन जुड़ा था बच्चों, अक्षय जुड़ा था। 5 दिन कार्य करने के बाद राकेश से, तो हम देख लेते हैं कि जो राकेश है कार्य को कितने दिन में करता है बच्चों, 15 दिन, 15 डेज। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया, इसका 15 आया, इसका एक दिन का वर्क आ गया। अब हमसे कहा गया है कि 5 दिन कार्य करने के बाद, जब इसमें 5 दिन कार्य किया होगा तो 5 कर लिया होगा, तो बचा कार्य कितना हुआ बच्चों 10 कार्य बचा। अब ये 10 कार्य है, इसे कौन कौन करेंगे, तो इस 10 कार्य को कौन करेंगे, रमेश और अक्षय करेंगे और 5 दिन में कर लेंगे। तो रमेश का तो कार्य 1 है, अक्षय का कार्य नहीं पता, एक दिन का ए मान लिया, बराबर कितने दिन लगेंगे बच्चों 5, तो 5 दूनी 10, तो अक्षय का एक दिन का वर्क आ जाएगा यहां से 1। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अक्षय अकेला, तो अक्षय अकेला टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क ऊपर और एक दिन का वर्क नीचे, तो कितने दिन लग जाएंगे बच्चों 15 डेज, ये आंसर आ जाएगा आपका। अक्षय को कार्य करने में कितने लगेंगे 15 दिन। गलती से आप ये मत कर देना कि अक्षय को 20 दिन लग रहे हैं और एक ऑप्शन में 20 भी है, समझ आया। क्वेश्चन को हमें केवल अक्षय के मतलब कि जो राकेश है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, समझ गए। उसमें कहा ना 5 दिन कार्य करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ा, तो अक्षय बाद में आया, पहले राकेश कार्य करता था, इसका मतलब राकेश के बारे में पता होगा, तो राकेश को हम लेके चलेंगे, लेकिन अक्षय को लेके नहीं चलेंगे, उसको इसी के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 डेज। अब देखो नेक्स्ट है चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है, चलो चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद मिहिर भी उनके साथ, मिहिर इसमें नहीं है लेकिन चलो मिहिर आ गया कुछ दिन बाद, और इस तरह उन सभी ने 5 दिन में कार्य पूरा कर लिया और इस सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपए मिले। इस बार इन्हें इनके रुपए दे दिए उसने, कुल कितने रुपए मिले बच्चों 3000 रुपए मिले। ठीक है, फिर तो मिहिर का हिस्सा बताना है। अब चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया कुछ दिन बाद। अब चमन और अक्षय, पहले आप देखो चमन और अक्षय कितने कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। तो चमन कर सकता है 10 दिन में और अक्षय कर सकता है बच्चों 20 दिन में। तो हमने एलसीएम लिया 20 और एक एक दिन का वर्क आ गया 2 और 1। अगर मैं अमन और ये अक्षय और चमन को कार्य कराऊंगा तो एक दिन में कार्य कितना कर लेंगे बच्चों 3। अब उसने कहा चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद मिहिर आ गया उनके साथ, और इस तरह उन सभी ने 5 दिन में कार्य जो है 5 दिन में पूरा कार्य पूरा कर लिया।
ठीक है, 5 दिन में उन्होंने कार्य पूरा कर लिया। अब जो 5 दिन में कार्य किया होगा बच्चों, वो किस किसने किया होगा? वो मिहिर ने और चमन ने और अक्षय ने, तीनों ने किया होगा। ठीक है, तो इसको या तो आप यहाँ टाइम मान लो कुछ, कि मान लो टी दिन बाद मिहिर आया। ठीक है, तो बताता हूं, देखो और भी तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा समझ लो कि टी दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो 3T वर्क हो गया। बचा कितना? टोटल वर्क 20 था, तो इतना वर्क बचा। अब इस वर्क को किसने किया? तीनों ने किया। और तीनों ने किया कितने दिन में? तीनों ने किया बच्चों 5 दिन में, 5 डेज। ठीक है, 3 या ऐसा करो, इसको टी मत मानो। आप यहां देखो कि चमन और अक्षय कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मिहिर आ गया और कार्य जो है 5 दिन में पूरा किया। उन सभी ने मिलकर, यानी तीनों ने मिलकर कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। तो 5 दिन में आप देख सकते हो, 5 दिन में 20 कार्य किया, तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा बच्चों? तो अक्षय ने, चमन ने और मिहिर ने एक दिन में 4 कार्य किया होगा। दोनों ने 3 कार्य किया, इसका मतलब मिहिर ने एक दिन में 1 कार्य किया होगा। तो मिहिर का जो एक दिन का कार्य हुआ बच्चों, वो कितना हुआ? 1। अब इनकी जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी के अनुसार पैसे मिलते हैं। तो अक्षय 1, चमन 2 और मिहिर 1, इसके अनुसार पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे हैं 3000। अच्छा, यहां से टोटल पैसे कितने हैं? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर 3000, 1 यूनिट बराबर 4 7 28, 4 5 20, 1 यूनिट बराबर 750। और मिहिर को कितने भी यूनिट मिले हैं? 1 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 750, यानी 750। ठीक है, चलो कर सकते हैं। चलो ये 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट वाला डीआई देखो। देखो, अब नेक्स्ट है, दिया गया ग्राफ है, इसमें गल्फ, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दिखाया गया है। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। मैं बनाऊंगा, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप जो है अपनी नोटबुक में, अपने पेपर में देखना। उसने कहा वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है। वर्ष 2018 और वर्ष 2021 में नौकरी करने वाले जो कुल व्यक्ति हैं वो 3:5 के अनुपात में है टोटल। ये कौन से हैं? कुल टोटल पर्सन। ठीक है, और 2021 में गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं। अच्छा, 2021 में जो इंडियन है वो है 4400, 4400। फिर कहा है तो वर्ष 2018 में गल्फ में, नेपाल में कुल लोगों का पता लगाएं कि कुल लोग कितने होंगे। तो आप लोग देखेंगे कि 2018, यहां देखो 2018 से 2021 में, अब 2021 में जो कुल भारतीय हैं वो 4400 हैं, और 2021 में आप देखेंगे जो भारतीय हैं वो 27.5 हैं। तो 27.5% जो है वो 4400 के बराबर है। पॉइंट्स है या कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44। या और भाग कर सकते हैं, या 100% निकाल दो 4 से गुणा करके, तो 4 चौक 16। इसका मतलब 2021 में जो टोटल पर्सन थे वो टोटल 16,000 थे। और एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ये कॉमन नंबर मिलना चाहिए बच्चों सभी को, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल 100% नहीं है, ये जो 42.2 है ना, ये 42.7 कर लेना, यहाँ पर आप सॉरी 42.5 कर लेना। जहां पर ये जो बीच वाला दिया ना अफगानिस्तान, इसमें 42.2 लिखा है परसेंट में, तो ये 42.2 नहीं है, 42.2 से नहीं आएगा आंसर, गलत हो जाएगा। 42.5% है, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, इसको कर लेना आप सही। तो 100% मतलब 2021 में टोटल पर्सन आ गए 16,000 थे। अब 2021 में जो है वो 2021 में जो कुल व्यक्ति हैं वो 5 के यूनिट में है, तो हम 5 यूनिट लिख सकते हैं, जिससे कि 2018 की वैल्यू हो जाएगी। तो 5 यूनिट बराबर 16,000, 5 × 5, 5 × 15, 5 दूनी 10। 1 यूनिट बराबर कितना है? 3200। तो 3 यूनिट बच्चों कितना हुआ? 9600। इसका मतलब 2018 में जो टोटल पर्सन है वो कितने थे? वो 9600 थे। अब उसने कहा है 2018 में नेपाल में कुल लोग। अब आप नेपाल में देखेंगे तो 2018 में जो नेपाल है तीसरा नंबर, वो 17.5 है, 17.5। तो 17.5% निकाल दो इसका। ठीक है, एक पॉइंट हटा लो, एक जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। भाग कर लो, 5 से 2 बार कैंसिल, 5 × 15, 5 × 5 = 25, और 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब भाग कर मल्टीप्लाई कर लो, 5 अट्ठे 40 का जीरो वहां से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, और 8 × 24,
48 का 8 आंसर लगे 4 और 3 चौक 12, 12 4 16। तो 2018 में गल्फ में, मतलब जो गल्फ कंट्री है नेपाल, उसमें कुल लोग कितने हो जाएंगे बच्चों? 1680 हो जाएंगे। समझ आया? कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर जो 2021 की बात चल रही है, जहां पर 42.2 लिखा है, यहाँ 42.5 आना चाहिए, तभी आपका सही आंसर आएगा, वरना सही आंसर नहीं आएगा। समझ गए? तो इसको आप करेक्ट कर लेना और ये इस पर ऑब्जेक्ट करना। जिसको अगर नंबर ना मिले, किसी का गलत हो गया हो, तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, आपको कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, तो इसका आंसर कितना था बच्चों? 1680। क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद है, हाँ, फिर कहा यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान में कुल लोगों की जो संख्या है 2340 है। 2018 में अफगानिस्तान में 2340 लोग हैं बच्चों। और उसने कहा वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोग का अनुपात। अच्छा, 2018 और 2019, 18-19 लिख देते हैं। 18-19 जो है, 2018-2019 जो है, इसमें अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात है बच्चों 45 और 88। तो वर्ष 2018 और 19 में मिलकर गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। अच्छा, 18 और 19 में दोनों में। तो आप देखेंगे 2018 में अफगानिस्तान में जो है कुल लोगों की संख्या 2340 है। हाँ, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2018 में कुल लोग कितने हैं? 45 यूनिट। तो 45 यूनिट बराबर 2340। 4 3 7 2, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 6 54, या 5 1 5, 5 5 25, 5 दूनी 10। 1 यूनिट जो है 52 के बराबर है संख्या में। और उसने 2018 और 2019 में मिलाकर 2018 अफगानिस्तान में कुल लोगों की संख्या और 2018-19 में अफगानिस्तान लोगों की संख्या का इतना। ठीक है, तो अफगानिस्तान के लोग आ गए हैं 2018-19 में। अच्छा चलो ठीक है, तो हमने यहाँ 88 यूनिट निकाल दिया। तो 88 यूनिट कितना जाएगा बच्चों? 2 8 16 का आंसर लगाए, 1 2 8 16 और 1 17, 5 8 40, 7 बचा, 4 और 1 5, 5 8 40 और 5 45। 4576 लोग आ गए 2019 में। कहां पर? अफगानिस्तान में केवल, है ना। अब देखो दोनों में टोटल पता करना है, तो आप देखेंगे 2018 में जो अफगानिस्तान है वो कितने परसेंट है? 2018 में जो अफगानिस्तान है बच्चों वो है 2.5%, नहीं सॉरी 25 है, 17, हाँ 25% है। तो 25% है जो कि कितना है? 2340। अगर मैं 100% निकाल दूं जो 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहां पर कितने हो गए? 9360 हो गए। किसमें? 2018 में टोटल पर्सन हो गए। वैसे ही 2019 की बात चलेगी। अब 2019 में अफगानिस्तान में 4576 है, 4576। और आप देखेंगे 2019 में इसमें कितने हैं? अफगानिस्तान में 40%। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो। आप 8 से भाग कर सकते हो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। अब 20 से अगर गुणा करते 100% बन जाएगा, तो 20 से यहाँ गुणा कर लो तो आ जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11। अब आप जोड़ दो 0, 6 4 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2। तो 2018 और 2019 में जो टोटल पर्सन है वहां पर, ठीक है, वो कितने हैं? 20,800 हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,800। ठीक है, चलो समझ लेना। बाद में समझ लेना। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप आंसर टिक करते चले जाओ। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको साथ साथ समझाने की, लेकिन चलो। अब थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी तो है ही। 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है 2:3, अनुपात 3, अनुपात 4, अनुपात 5। 2000 कहां से? 18 से 22 तक, यानी 2018, 19, 20, 21 और 22 में संख्या का जो अनुपात है वो कुल व्यक्तियों का अनुपात दे रखा है। फिर कहा 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात बताना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुल भारतीयों का अनुपात बताना, ये संख्या है तो हम संख्या मान लेते हैं 2018 में कुल संख्या 2 है, या 3 है, या 3% है, या 4% है, या 5% है। अब सभी में भारतीयों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो आप देखेंगे जैसे 2018 में संख्या 2 है और यहाँ पर 2018 में भारतीय कितने हैं? सबसे पहले वाले हैं 57.5% अनुपात। दूसरे में 3 है, तो दूसरे में भारतीय कितने हैं? 45%। तीसरे में 3 है संख्या और तीसरे में भारतीय कितने हैं? 35%।
चौथे में 4 हैं, और भारतीय कितने हैं चौथे वाले में? 2021 में भारतीय कितने हैं बच्चों? 27.5%। और लास्ट वाले में टोटल संख्या 5 है, और भारतीय कितने हैं उसमें? 20%। ये उधर दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। परसेंटेज तो बच्चों सभी में परसेंटेज को तो आप छोड़ दो, अब बस यहीं पे कैलकुलेट करना है। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और ये एक 0 बढ़ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखो हम भाग किससे कर लें? 5 से भाग करते हैं। चलो पहले 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 से 5 कैंसिल। फिर भाग कर लो 5 से 23 बार बच्चों, 5 से 18 बार, 5 से 14 बार, 5 से 11 बार और 5 से 40 बार। अच्छा, और 2 से भाग हो जाएगा, 2 से ये भाग हो गया, 2 से 9 बार भाग हो जाएगा, 2 से 7 बार भाग हो जाएगा, 2 से 2 बार भाग हो जाएगा, 2 से 20 बार भाग हो जाएगा। अब लिख लो 23 अनुपात 9 तिया 27 अनुपात 3 सत्ते 21 अनुपात 11 दूनी 22 अनुपात 20। 23 27 21, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 23 27 21 22 20। 23 में सबसे पहले 23 27 21, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो। ठीक है, समझ आया? चलो अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। पूरा पूरा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लिखते चले जाओ। उसने कहा 2018 में 2019 में जो कुल भारतीय हैं और 2022 में कुल अफगानिस्तानी हैं, इनकी जो संख्या है बच्चों बराबर बताइए उसमें। तो उसने पूछा है, तो बताना है संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात कितना है। अब देखो ध्यान से देखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट में भी समझाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी समझाया है ना, लेकिन अब देखो कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ लगने वाला है। उसने कहा 2019 में कुल भारतीय, आप देखेंगे 2019 में कुल भारतीय कितने हैं? 45%। ठीक है, और फिर बात आ रही है 2022 में अफगानिस्तान, तो 2022 में जो अफगानिस्तान है बच्चों वो है 30%। अब अगर हम सॉल्व कर लें 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, अब ये तो बराबर नहीं है। उसने कहा बराबर है। बराबर कब हो सकते हैं बच्चों? जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो ये बराबर हो सकते हैं। फिर अब उसने कहा इसका मतलब यह है बच्चों, ये तो परसेंटेज था, तो संख्या जो होगी एग्जैक्ट वो 2 और 3 होगी। समझ आया? 2 और 3 का मतलब है कि अगर इंडिया में टोटल ये 2 व्यक्ति हैं और अफगानिस्तान में टोटल 3 व्यक्ति हैं, तो 45 का 2% निकालो या 3 का 30% निकालो, दोनों बराबर जाएंगे। तो ये आए उनकी संख्या 2019 में भारतीय और 2022 में अफगानिस्तानी, है ना। तो अफगानिस्तानी, ठीक। अब उसने कहा कि तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात। अब आप देखो 2019 में नेपाल कितना है, तो 2019 में नेपाल है बच्चों 15%, तो 2 गुना 15, ठीक। और 2022 में नेपाल कितना है? 2022 में नेपाल है बच्चों 50%, तो 50। अब सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 10, 3 से 3, 2 से 5, तो कितना आया? 1:5। तो नेपाल के लोगों की जो संख्या है वो किस अनुपात में आ जाएगी? 1:5 में आ जाएगी। आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। अब 2020 में टोटल व्यक्ति 2020 में कुल और 2021 में नेपाल का 3 गुना है, ऐसा कुछ है कि 2020 में जो टोटल है वो 2021 में नेपाल का 3 गुना है। और वर्ष 2020 में कुल भारतीय हैं, 2020 में कुल इंडियन हैं 5775। तो ज्ञात करना है कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने % अधिक है। अब देखो पहले इनका यूज करते हैं। तो 2020 में आप देखो पहले इंडियन कितने हैं, तो 2020 में जो इंडियन है बच्चों, 2020 में इंडियन है 35%, तो 35% जो है वो इतने के बराबर होंगे। अब भाग कर लो 5 7 पंजे 35, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 छन 30, 5 पंजे 25, 1 यूनिट यानी 100% बराबर होगा बच्चों 16,500। इसका मतलब 2020 में जो टोटल संख्या है वो 2020 में टोटल संख्या 16,500 है। अगर हम 3 से भाग करेंगे 16,500,
अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 2021 में नेपाल के लोग आ जाएंगे, है ना। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो आप देख सकते हैं 2021 में नेपाल में कितने लोग हैं, 5500 लोग हैं। और यहाँ पर नेपाल में 2021 में कितने लोग हैं, तो नेपाल में है बच्चों 30%। तो 30% को आप 5500 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, नेपाल 21 की बात चल रही ना, नेपाल लास्ट है, हाँ। फिर उसने कहा चलो 30% कितने के बराबर है, आप 1% निकाल दो, बाई 3 हो जाएगा। फिर 100% निकाल दो तो गुणा 10, ये आ जाएगी संख्या, है ना। अभी इतना रखो। फिर उसने कहा कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, तो 2020 में कुल भारतीय तो 5775 थे, ठीक है, इंडियन। और 2000 कहां गया, 2021 में कुल नेपाल। अब आप देखोगे जो 2021 में, इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, 2021 में कुल नेपाल में कितने लोग हैं, 5500 हैं, तो 5500 नेपाल में। तो उसने कहा है कि नेपाल के लोगों कुल नेपाल के लोगों से कितने % अधिक है, यानी जो भारतीय हैं वो नेपाल के लोगों से कितने अधिक हैं। तो कितने अधिक हैं, देखो 275 अधिक हैं। और किससे, 5500 गुना 100 करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, कितने % अधिक है, 5%, यानी आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ आया। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 2 DI हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है, इसके बाद मैं आपको जो अलग वाले क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। देखो अब है बैग टाइप वाला क्वेश्चन। इसका ये भी देखो, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दे दिया है इसमें साथ साथ। अब मैं थोड़ी सी डिजिट लिख लेता हूं कि बैग है, ठीक है, और शर्ट है, और चश्मे हैं, और पेंट है, और पुस्तक है, बुक, ठीक है। यहाँ पे जो सीपी है इनके बच्चों, सीपी है 230, 320, 200 और 450 और 140, ये इनके सीपी हैं। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे तो 10, 15, 25, 10, 15, 25, 12, 12, 20, ये प्रॉफिट परसेंट है। और अगर आप ये डिस्काउंट देखेंगे, रुपए में दिया हुआ है, ये 48 रुपए का डिस्काउंट है, ये 96 रुपए का डिस्काउंट है, ये 35 रुपए का डिस्काउंट है, ये 72 रुपए का डिस्काउंट है, ये 14 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट जो दिया गया है वो रुपए में दिए गए हैं, ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज भी नहीं लिखा है, तो हम रुपए मान के चलेंगे। अब उसने कहा यदि अंगूठी का जो लागत मूल्य है, अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। अब आप देखेंगे अंगूठी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन शर्ट लिखा है। अब शर्ट का लागत मूल्य बच्चों कितना है, 320। तो उसने कहा अंगूठी का जो लागत मूल्य है शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो 30% अधिक यानी कितना हो गया, किसका आ गया, ये आ गया बच्चों अंगूठी का, अंगूठी का सीपी आ गया। मत करो सॉल्व, इतना ही रहने दो, अंगूठी का सीपी आ गया। फिर कहा और दुकानदार 35% का डिस्काउंट देता है और 25% लाभ कमाता है, तो ये सीपी है, क्रय मूल्य 32 गुणा 13 सीपी है, और 25% का लाभ कमाता है, तो 125/100 कर दें, तो ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, एसपी। और विक्रय मूल्य जब हम एमआरपी से डिस्काउंट देते हैं तब भी तो आता है, ठीक है। एमआरपी से, अब एमआरपी से 35% का डिस्काउंट दिया गया, तो 65/100, ये भी एसपी और ये भी एसपी, बराबर कर लिया, सॉल्व कर लो। अब देखो 5 से 13 12 या 13 पंजे 65, 5 से 25, और बस एमआरपी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 25 या 75 और 5 80। तो जो अंगूठी का जो एमआरपी था बच्चों वो कितना था, 800 था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है। उसने कहा दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब खरीदी। लिख लेते हैं, चलो उसने क्या क्या खरीदा इस बार। एक ग्राहक ने 2 शर्ट खरीदी हैं, ठीक है, 3 चश्मे खरीदे हैं, 2 पैंट खरीदी हैं और 1 किताब खरीदी है, ठीक है। और उसने कहा उसका अनुमानित औसत लाभ बताना है। औसत लाभ के लिए सभी के लाभ निकालने पड़ेंगे। अब आप लोग देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि 2 शर्ट खरीदी हैं बच्चों, तो 2 शर्ट कितने की हो गई, या 1 शर्ट कितने की है, 320 की, बाद में देख लेंगे। अच्छा, चश्मे हैं, चश्मे का सीपी कितना है, 200, और पैंट का सीपी कितना है, 450, और किताब का सीपी कितना है, 140। ये है इनके क्रय मूल्य सीपी। अब प्रॉफिट निकालना है, और तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट ही निकाल लो इसका,
ठीक है, आप देख सकते हो कि 10% का प्रॉफिट है, अगर मैं यहाँ 10% निकाल दूं तो 32 रुपए का प्रॉफिट है। अगर यहाँ 15% निकाल दे तो 15 दूनी 30 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ 25% निकाल दो तो 25% कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 यानी आप ऐसा कर लो कि 450/4 का प्रॉफिट है। ठीक है, और यहाँ पैंट और किताब है ना, गलती तो नहीं कर ली, शर्ट चश्मा पैंट किताब, शर्ट चश्मा पैंट किताब लगातार है। ठीक है, 140 को 20%, तो 20% कितना जाएगा बच्चों, 14 दूनी 28। इतना इतना प्रॉफिट आ गया इनका, और औसत प्रॉफिट पूछा है, लेकिन ये 2 शर्ट है तो इतना प्रॉफिट हो गया, ये 3 चश्मे हैं तो इतना प्रॉफिट हो गया, ये 2 पैंट है तो इतना हो गया, और ये तो एक ही किताब है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब प्रॉफिट हुआ कितना देखो, 32 दूनी 64 प्लस 90 प्लस 225 प्लस 28। और कितनी चीजें हैं ये, औसत निकालने के लिए समापन नंबर करते हैं, कितने आर्टिकल हैं, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8, 8 आर्टिकल है, तो इनका आ जाएगा बच्चों एवरेज। 8 5 13, 13 4 17 का 7 हासिल लगा, 1 2 3, 3 2 5, 5 9 14, 14 6 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 407/8, 8 पंजे 40, 50 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, कितना जाएगा 50.8। कोई गलती तो नहीं कर ली है, शायद गलत हो गया है। देखते हैं एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 32 दूनी 64, 30 या 90 हो गया, 15% था ना चश्मे का। ओहो गलती हो गई भाई, गलती हो गई है, गलती हो गई है, दोबारा देखो। देखो शर्ट है, शर्ट का है बच्चों 15%, तो 15% इसका निकलेगा, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, गुणा 15/100 यानी 32 गुणा 15/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 16, 16 तिया 48, 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा चश्मे पर है बच्चों 25%, तो चश्मे का 25% कितना हो गया, 75, सॉरी 25 दूनी 50, गलती हो जा रही है बस। पैंट पर कितना है 12%, तो इसका 12% कितना जाएगा, 12/100 यानी 45 गुणा 12/10, 12/10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 छंग 12, 6 9 54, 54 का प्रॉफिट यहाँ जाएगा। इस पर 20% आ जाएगा, इस पर 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ये 2 आर्टिकल है तो 48 दूनी 96 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 3 है तो 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 54 दूनी 108 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 28 यानी एक ही किताब है। टोटल आर्टिकल कितने अभी हमने काउंट किए थे, 8 है, 8 8 16, 16 6 22 का 2 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3/8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 बचा 60 हुआ, 8 सत्ते 56, 6 बचा 60 हुआ, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, कितना जाएगा 47.75। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। समझ आया, चलो कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा है इसका, नहीं तीसरा सॉरी। स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग, एक शर्ट खरीदी, 2 बैग खरीदे, एक पैंट खरीदी, ठीक, और उसके दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। अब इस बार हमें एमआरपी निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो एमआरपी निकालने के लिए हमें चीजें सारी की सारी चाहिए, तो सबसे पहले हमने सीपी लिख लेता है, तो सीपी लिखेंगे, शर्ट का सीपी कितने बच्चों 320, अच्छा बैग का सीपी कितना है, बैग का 230, और पैंट का सीपी कितना है 450, ये है सीपी। अब क्या है, यहां से प्रॉफिट हुआ है, अब आप देखेंगे एसपी निकालो पहले, तभी हम एमआरपी पर पहुंचेंगे। तो एसपी निकालने के लिए शर्ट पर जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट है बच्चों, 15% का, तो अगर मैं 320 गुणा 115/100 लिख दूं तो ये एसपी आ जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 23 बार, और 2 से 16 बार, 16 थी 48 का 8 हंसले के 4, 16 दूनी 32, 4 36, यानी ये एसपी आ गया शर्ट का। अच्छा 2 बैग है, एक बैग 230 रुपए का है, और बैग को एक को कितने में बेचा होगा 10% प्रॉफिट पर, तो 110/100 कर दें, 110/100 यही कर लेने, तो ये हो जाएगा 2 3 5 और 3, 253 का एक बैग हो गया। अच्छा 450 यानी पैंट है, पैंट पर 12% है, गुणा 112/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 9 छंग 54 का 4 आंसर लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50, ये एक एक चीज इतने इतने रुपए की हो गई है ना। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है 2 बैग थे, तो बच्चों एक बैग 253 का है, तो 2 बैग कितने हो गए 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 506 रुपए के 2 बैग हो गए। अब आप लोग देखेंगे कि ये तो है, अब एमआरपी निकालना है हमें सबसे पहले, ठीक है।
अब एमआरपी निकालने के लिए ये 368 रुपए में खरीदी गई थी शर्ट, बेची गई थी, और 368 रुपए में बेची गई बच्चों, और जो है शर्ट पर कितने रुपए कम किए गए होंगे, 96 रुपए कम किए गए होंगे। तो 96 रुपए कम करके बेची होगी तो 96 रुपए जोड़ देंगे तो एमआरपी आ जाएगा। तो 8 और 6 14 का 4 हासिल लगाया, 1 9 6 15 और 1 16 का 6 और 3 और 1 4, 464 रुपए लिखा होगा, 96 रुपए शर्ट में से कम कर दिए तो वो 368 रुपए में बेच दी गई होगी। वैसे ही 2 बैग खरीदे हैं तो एक बैग पर जो है वो 48 रुपए का है, तो 2 बैग पर 96 रुपए कम हुए होंगे, तो यहाँ 96 जोड़ देंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगाया, 1 9 और 1 10 5 और 1 6, तो ये 2 बैग इतने रुपए के होंगे टोटल एमआरपी में। अच्छा, अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा है पैंट, एक पैंट पर 72 रुपए है, तो 72 रुपए कम किए होंगे इस पर, तो कितने रुपए हुए होंगे, 4 और 2 6 7 5। अब देखेंगे एमआरपी कितना आ गया, 6 2 8 4 12 का 2 हासिल लगाए, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगाए, 5 6 11 11 4 15 और 1 16, 1642 रुपए का आर्टिकल हो गए। अब उसने कहा अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट उसने और दे दिया। अब आप लोग देख सकते हो कि इनको वस्तुओं को कितने में बेचा गया था, जोड़ दो पहले, 4 6 10 8 18, ठीक है, 6 और 1 7, 5 5 10 और 3 13, 1378 में बेचा गया था। लेकिन उसने कहा 5% का जो है उसने डिस्काउंट एडिशनल कर दिया एमआरपी का, तो एमआरपी का जो 5% निकालेंगे आप 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 1 21, 2 16 पंजे 80 और 2 82, यानी इतने रुपए की कमी और की गई होगी। अब उसने लास्ट में पूछा है तो दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ क्या क्या होगा। अब आप लोग देख सकते हैं इतने रुपए का और डिस्काउंट कर दिया उसने, तो 82.1 रुपए और कम कर दिए होंगे इसमें से, तभी तो दुकानदार बेचेगा। तो माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 7 में से 2 गए 5 आएगा, 17 में से 8 गया 9 आएगा, तो 1295.9 रुपए में वो आर्टिकल बेच दिए होंगे। और खरीदे कितने में थे टोटल आर्टिकल, आप देखेंगे 320 ये, और 23 दूनी 46 460 ये, और 450 ये, तो 0 6 5 11 2 13 का 3 हासिल लगाए, 3 4 7 4 11 और 1 12, तो 1230 रुपए में खरीदे होंगे और 1295.9 में बेच दिए। और क्या पूछा है उसने इस बार, केवल लाभ पूछा है ना, कुल लाभ, तो आप देखेंगे कितने रुपए का लाभ हो गया उसे, घटा लो, तो 65.9 रुपए का लाभ हुआ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन सही है, 65.9 रुपीज, तो ये आंसर सही। बताओ समझ आया, नीचे दिख रहा आंसर जहां लिख दिया मैंने, ओहो ये तो गड़बड़ होगी भाई, चलो 1 मिनट भी करते हैं सही। देखो आप देखेंगे हमने घटा के इधर लिख दिया, जब इन दोनों को घटाएंगे मतलब एसपी में से सीपी घटाएंगे तो 65.9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इतने रुपए का दुकानदार को क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा एक्स्ट्रा, दुकानदार को अनुमानित कुल लाभ, सॉरी, अब दुकानदार को इतना लाभ होगा 65.9 रुपए का, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट है, हाँ ये थोड़ा लेंथी था, वाकई में लेंथी था, और कैलकुलेशन भी थोड़ा लेंथी है, चलो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरिट कम जाएगी इस बार। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है। अब देखो चश्मे का अंकित मूल्य, ओहो गलती होगी भाई, चश्मे का अंकित मूल्य, हाँ ये है हमारे पास, पहले वाला क्वेश्चन देखो पहले आप लोग, यहाँ शर्ट था, ये शर्ट था, अच्छा चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा चश्मे के लिए, तो पहला बात चल रही है चश्मे के लिए, और फिर बात चल रही है उसमें बुक के लिए यानी पुस्तक के लिए। तो चश्मे के लिए सीपी लिखो पहले, चश्मे के लिए सीपी कितना है बच्चों, 200, पुस्तक के लिए सीपी कितना है, पुस्तक के लिए सीपी 140। अब चश्मे के लिए सीपी है, पुस्तक चश्मे पर जो है 25% का प्रॉफिट है, तो गुणा 125/100 कर दें, 125 दूनी 250, ये एसपी आ गया। फिर पुस्तक पर 20% का प्रॉफिट है, तो गुणा 120/100, 12 चौक 48, 12 के 12 और 4 16, 168 रुपए आ गया एसपी। अब देखो चश्मे में से कितने रुपए कम किए गए होंगे, 35 रुपए कम किए होंगे, अगर 35 रुपए जोड़ देंगे तो एमआरपी आ जाएगा, तो 5 3 5 8 और 2, ये एमआरपी हो जाएगा। और पुस्तक में से कितने कम किए होंगे, 14 रुपए कम किए होंगे, तो 14 रुपए जोड़ देंगे तो एमआरपी आ जाएगा 8 4 12, 6 और 2 8, 182। अब उसने पूछा चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है, तो देखो कितना अधिक है चश्मे का अंकित मूल्य, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 103, और किससे अधिक है 182 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100,
ऐसा करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 91, 91 से 5150 को बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 5 45, 5 बार, 5 1 5, 5 9 45, 0 बचा, 11 में से 5 गए 6 बचा, 0 उतार लिया, 9 6 54, 6 बार, 6 1 6, 6 9 54, तो 56 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप देखो 56 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, 56.59, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कि दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब। हाँ देखो ये आ गया, चश्मे और किताब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट का प्रतिशत, छूट प्रतिशत का अनुपात बताना है। अब आप लोग यहां देख लो, बस इतना आ गया। अब छूट प्रतिशत निकालने के लिए पहले चश्मे का पूछा है, तो एमआरपी छूट कितनी हुई है बच्चों, चश्मे पर 35 रुपए की छूट है, और किससे है, एमआरपी से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, कितना परसेंट डिस्काउंट है, यहाँ 14 रुपए की छूट है, किससे, 182 रुपए से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, ये आ गया डिस्काउंट। अब 100 से 100 कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 2 9 18, 2 1 2, 91 को धर ले आओ, 57 को धर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 91:57। बस ये आंसर आ जाएगा 91 और 57, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। अब लास्ट है इसका डीआई, और उसके बाद 5 क्वेश्चन कराएंगे और आपका कंप्लीट। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है इस बार। इसमें 2 डायग्राम है, मैं बनाऊंगा नहीं, 2 टेबल दी हुई हैं। इसमें कहा गया है जो पहली वाली टेबल है उसमें चारों उत्पादों का तो जो है वो विज्ञापन है, विज्ञापन खर्च पहले वाले में, ठीक है। और जो दूसरे वाले में है, सेकंड वाली जो टेबल है उसमें है बिक्री। और हमें एक फॉर्मूला दिया गया है यहां पर, ठीक है। वो फॉर्मूला है लाभ बराबर बिक्री माइनस विज्ञापन। विज्ञापन खर्च, ये फॉर्मूला में दिया गया है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो आप थोड़ा सा इस पर नजर मारो, जो बिक्री है करोड़ों रुपए में दे रखी है, और ये पीक्यूआरएस जो कंपनी है, एक है, पीक्यूआरएस क्या है, प्रोडक्ट है, उनका जो उत्पादन है प्रोडक्ट का वो दिया हुआ है हर वर्ष के। और उसने कहा किस वर्ष में उत्पादन क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि उसकी बिक्री हर साल की कुल बिक्री का 20% है। अब आप लोग देखेंगे कि हर साल की बिक्री का 20%, ओहो ठीक है, यदि उसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। अब आप लोग या तो ऐसा करो कि कुल बिक्री देख लो, तो कुल बिक्री देखो कितनी है, 300 और 450 और 500 और 150 और 600 और 700, कुल बिक्री कितनी हुई देखना है, 0 5 5 10 का 0 से लगा 1 7 1 8 6 14 1 15 5 20 4 24 3 27, इतनी है। और इसका जो 20% है, इसका 20% कितना आ जाएगा बच्चों, 27 नीचे ऊपर 540 दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। तो 540 जो है उसने कहा यदि इसकी बिक्री हर साल की कुल बिक्री का 20% है, यानी इसकी जो बिक्री है क्यू की जो बिक्री है वो बच्चों कितनी है, 540 बिक्री है क्यू की, ठीक है। और किस वर्ष में उत्पादन क्यू का लाभ सबसे अधिक है। अब वर्ष देखेंगे बच्चों, 2015 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21, और क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू वाली लाइन लिख लो 75 75 50 25 75 और 50। अब ये जो है ये तो है बच्चों विज्ञापन खर्च, ये तो है खर्च, विज्ञापन खर्च, और ये है बिक्री, और बिक्री में से विज्ञापन खर्च निकालेंगे तभी तो आएगा लाभ, तो हम यहाँ लाभ लिख लेते हैं। देखो आप लोग देखेंगे बिक्री है 540, तो 500, अब एक बात बताओ 540 में से सबको घटाना है, सब 540 में से यानी बिक्री में से सबको घटाएंगे, और उसने पूछा लाभ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा लाभ कहां पर आएगा, देखो सबसे ज्यादा लाभ वहां आएगा जहां पर सबसे कम घटेगा, सबसे कम विज्ञापन खर्च होगा। तो सबसे कम विज्ञापन खर्च कहां पर है, 25 वाला, 2018-19,
ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2018-19। हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 21 के बाद नेक्स्ट देखो 22 है। 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई है। चलो देखते हैं इसे भी, ठीक है। उसने कहा 2021-22 में कंपनी की कुल बिक्री, अब यहां तो हम 20-21 तक पहुंचे हैं, चलो बाद में देखेंगे। पहले आप देखो 2000 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई है। अब आप लोग देखो पहले 2020-21 में बिक्री कितनी थी, तो 2020-21 में बिक्री थी बच्चों 700 करोड़, और उसने कही है कि अब ये जो 2021-22 में ये घट गई है 30%, तो 700 का 30% घट गया तो 70% बच गया होगा। 490 करोड़ रुपए बिक्री है कहां पर, 2021-22 में। ये टेबल से अलग है, नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, ठीक है। फिर हमने पहली लाइन पढ़ी, उसका यूज कर लिया। फिर कहा 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 20-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़ा। अब 2019-20 आप देखो, 2019-20 और 20-21 तो 2000 कंपनी का विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। अब 2019-20 में विज्ञापन खर्च देख सकते हो आप, तो 2019-20 में जितने भी खर्च हैं, देखो 2019 में ये लाइन है 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50, ये विज्ञापन खर्च आ गए 150 225 इतना। अब और 20-21 में देखो, 20-21 में बच्चों कितना है, 75 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 25, तो यहां देखो 25 और 100 200 250, तो यहां पर विज्ञापन खर्च कितना बढ़ा, 25 बढ़ा, और किससे बढ़ा, 225 से। 25 नंबर 225, तो विज्ञापन खर्च जो है 1/9 भाग बढ़ गया। तो इसी दर से उसने कहा है कि इसी दर से बढ़े जिस दर से ये यहां पर परसेंटेज में वृद्धि हुई है, उसी दर से 2020-21 का विज्ञापन बढ़ा है, कहां से, 20-21 से। तो 2020-21 में आप देखोगे तो विज्ञापन का जो खर्च है, आपने अभी जोड़ा होगा, 20-21 में विज्ञापन का खर्च है 250, और ये कितना 1/9 बढ़ जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है तो अनुमानित लाभ, अब लाभ कैसे निकालेंगे, बिक्री माइनस विज्ञापन खर्च। 2021-22 में बिक्री कितनी है, 490, माइनस विज्ञापन खर्च कितना है, 2500/9। सॉल्व कर लो, 9 9 में 81 8 9 चौक 36 8 44 माइनस 2500 बराबर 0, 1 बचा, 14 में से 5 के 9 बचा, 1 बचा 9। सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 का 9 2 बचा, 9 दूनी 18 2 बचा, 9 दूनी 18, 212.2 ऑप्शन आ जाएगा, 212.225 करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो कैलकुलेशन थी, काफी सोचना समझना पड़ा, बहुत दिक्कत आएगी। फिर है नेक्स्ट है 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है। 2016-17 की बात करें तो 2016-17 में विज्ञापन का जो खर्च है सबको आधा कर दो, 16-17 में आधा कर दो, तो 25/2, 75/2, 50/2, 25/2, विज्ञापन खर्च सबका आधा हो गया, आधा कर दिया, चलो ठीक है। फिर कहा 2020-21 में दुगना हो गया, 2020-21 में ये विज्ञापन खर्च दुगना हो गया, तो 20-21 में आप देखेंगे विज्ञापन खर्च कितना बच्चों, विज्ञापन खर्च ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाला टेबल, तो 75 का दुगना 150, 50 का दुगना 100, 100 का दुगना 200, 25 का दुगना 50, ये विज्ञापन खर्च आ गए इनके, कहां पर, 2016-17 में और 20-21 में। तो अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, अन्य वर्षों में सेम है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक रहा, अब आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, किस वर्ष के दौरान जो है लाभ सर्वाधिक रहा। तो लाभ के लिए पहले सबको जोड़ना पड़ेगा इनको, ठीक है, तो हमें पहले ये वाली वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, इधर लिख लेते हैं, 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20,
और 20-21, यहां तक तो 20-21 तक तो दिख ही जाएगा। हाँ, तो 2015-16 में पूरी लाइन जोड़ दो, तो 50-50 100, 25-200, ये आ गया 200। 2016-17 में आप देखो जोड़ेंगे जब इनको, तो ये कितना आया देखो 50, 100/2 50, ये आया 25, 50 और 25 यानी 75, प्लस 25/2 यानी 12.5, जोड़ देंगे तो 8 और 7.5, ठीक है। अब 17-18 की बात करेंगे तो 17-18 में जोड़ दो, 50-50 100 और 200, 200 हो गया। 2018-19 की बात करेंगे तो 100 125 हो गया। ये क्या है, विज्ञापन खर्च है, सब विज्ञापन खर्च जोड़ने हैं। और 2019-20 में देखेंगे तो 50-50 100 150, 200 225। अच्छा 20-21 की बात करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 200 200 400 और 1 500। अब ये तो खर्च हैं, अब इनकी जो बिक्री है, बिक्री निकालेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, बिक्री भी निकालेंगे तब। तो बिक्री इनकी दी हुई है, देखो 15-16 में बिक्री कितनी है, 300 करोड़, 450 करोड़, ये 500 करोड़, ये 150 करोड़, ये 600 करोड़ और ये 700 करोड़। अब बिक्री में से विज्ञापन खर्च घटाएंगे, इसमें से ये खर्च घटाएंगे, और हमसे पूछा है कौन सा वाला था क्वेश्चन, कि किन वर्षों में, किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक रहा। वैसे तो जो ऑप्शन है चारों हमें उनमें चेक करने हैं, 17-18 में चेक कर लो भाई। 17-18 की बात चेक करेंगे तो 500 - 200 कितना हुआ, 300, ठीक है। फिर एक है ऑप्शन 18-19, 18-19 को चेक करेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 25। एक ऑप्शन है 19-20, 19-20 को चेक करेंगे तो 600 - 225 करेंगे तो 75, 300, 375 आ जाएगा। और फिर है 18-19, 18-19 हो गया, सॉरी 19-20 हो गया, 19-20, 20-21, तो 20-21 को देखेंगे कितना आ गया, 200 करोड़। तो लाभ आ गए इनके प्रॉफिट घटाने के बाद। तो अब हमसे पूछा है कि किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक रहा, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा लाभ जो रहा वो कहां रहा, 375 रहा, वर्ष 2019-20। तो 2019-20 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन है ए, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित तो नहीं है। उसने कहा दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं इसे भी। देखो इसने कहा उत्पादन एस का विज्ञापन व्यय, एस का जो व्यय है वो पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय से, पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में सबसे किस वर्ष सबसे कम है। तो परसेंटेज बनाने के लिए सो ये परसेंटेज निकल जाएगी एक तरह से, तो ये देखना है, ये चेक करना किसमें सबसे ज्यादा कम है विज्ञापन व्यय। अब किस वर्ष की बात कर रही है, अब इसमें जो ऑप्शन है वही उठा लो, 2016-17, 17-18, 18-19 और 20-21। तो जब 2016-17 की बात करेंगे तो 2017 में 16-17 में एस देखेंगे पहले, तो 2016-17 में बच्चों एस है 25 बटे पी प्लस आर कितना होगा, तो पी प्लस आर हो जाएगा 2016-17 की बात चल रही है ना, तो 25 + 25 यानी पी प्लस एस है ना, पी प्लस आर सॉरी, 25 + 50 यानी 75, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, परसेंटेज को बाद में देख लेंगे। 17-18 की बात करें तो 17-18 में एस कितना है, 17-18 में एस है बच्चों 25, और पी प्लस आर कितना है, पी प्लस आर है 17-18 में 50 और 75 125 गुणा 100 बाद में देख लेंगे। 18-19 की बात करें तो कितना है 25 है, और 18-19 में पी प्लस आर कितना है 75, और फिर इसमें कितना है 2020-21 में कितना है 25, और पी प्लस आर कितना है 75 यानी 175। अब हमसे पूछा है कि इसमें जो परसेंटेज है विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है। अब सबसे कम देख लो, परसेंटेज छोड़ो आप, सभी में आएगा ये तो है, 25 भी सभी में है, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा नंबर, और हमसे सबसे छोटा ही तो पूछा है, तो हर सबसे बड़ा किसका है इसका, इसका मतलब 2020-21 में जो है ये जो परसेंटेज है वो सबसे न्यूनतम है, मिनिमम है, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों PQRS की बिक्री का अनुपात दिया है भाई, इस बार 2:5:1:2 PQRS की बिक्री, PQRS इनकी बिक्री का अनुपात दे दिया इसने, और कब दिया है बच्चों ये 2020-21 में, 2020-21 में। चलो अब आप 2020-21 में पहले बिक्री देख लो भाई इसकी, 2020-21 में बिक्री है बच्चों 700 करोड़, ठीक है, और परसेंटेज वगैरह तो नहीं पूछा कुछ इसमें, वैसे तो परसेंटेज ही पूछा है, चलो इसके बिना भी करने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा एस का लाभ
उसी वर्ष क्यू के लाभ का कितना परसेंट है। अब एस का लाभ निकालना है तो बच्चों ऐसा तो करना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 2 5 7 2 9 और 1 10, 10 यूनिट बराबर 700, 1 यूनिट बराबर 70, तो 70 दूनी 140, 350, 70, 140। ये क्या आई है सबकी, इनकी अलग अलग बिक्री। अब बिक्री है, विज्ञापन खर्च भी निकालेंगे तभी तो लाभ आएगा, तो विज्ञापन खर्च और लिख लेते हैं इनके। तो 2020-21 में पी का जो विज्ञापन खर्च है, 2020-21 में पी का विज्ञापन खर्च है 75, फिर है 50, फिर है 100, फिर है 25। ठीक है। अब विज्ञापन बिक्री माइनस विज्ञापन, बिक्री माइनस विज्ञापन करो तो 25 और 40 कितना हुआ बच्चों, 65 प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है ना। हाँ, किस वर्ष सबसे, सॉरी क्यू के लाभ का, तो भाई हम क्यों कर रहे हैं सबको, हम तो क्यू का देख लेंगे बस। तो क्यू का लाभ कितना है 50, किससे 350 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 50 से 7 बार कैंसिल, 100/7 यानी 14 सही 2/7%, यानी 14। गलती हो गई भाई, फिगर बिक्री का अनुपात है, बिक्री निकाल दिया अलग, एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का। क्यू का लाभ कितना है यहाँ पर 300, क्यू का लाभ है 300, और एस का लाभ कितना है 75, और 5 7 4 11, 115। तो उसने कहा है कि एस का लाभ क्यू के लाभ का कितना परसेंट है, तो एस का लाभ क्यू के लाभ का, तो क्यू का लाभ नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 3 3 9, 2 बचा 3 8 24, 3 3 9, 3 3 38.33% आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका डीआई। समझ आया। चलो, जो भी समझ आया ना, अभी तो आप लोग चेक करो किसके क्वेश्चन गलत है, किसके क्वेश्चन सही है, ये सब चेक कर लो। यही चीजें दिखाई गई है इसमें शो करने के लिए। और अभी अगर किसी को समझना है, कोई क्वेश्चन डिटेल में समझना है, तो आप डीआई या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, या कॉल भी कर सकते हो बच्चों। एक नंबर है, मैं आपको नंबर देता हूं 7906526096। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, फोटो खींचकर अपने फोन। ठीक है, चलो अब इसके जो 5 क्वेश्चन थे वो कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसके 5 क्वेश्चन थे बच्चों। पांच क्वेश्चन कहां गए, देखो कितना बढ़िया आसान क्वेश्चन आया है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है सेम, है ना। आप देख लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे 2 गुणा 3 लिखेंगे, इसको 3 गुणा 4 लिखेंगे, वैसे ही लास्ट वाले को 8 गुणा 9 लिखेंगे। इसको कुछ मत लिखो, उसको ऐसे लिखा रहने दो। और बताया गया था शुरू में स्टार्टिंग में पहला बचेगा तो लास्ट में लास्ट का बचेगा 1/9। इसको कैंसिल करेंगे, आंसर कितना है 1/2, 5 सेकंड में आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों 1/2। अब नेक्स्ट है x के किस मान के लिए x/21 गुणा x/189 बराबर 1 होगा। तो x गुणा x कितना हो जाएगा बच्चों x² बराबर 21 गुणा 189 की मल्टीप्लाई मत करो, 189 के फैक्टर कर लो, 21 गुणा 9, x² हटेगा तो 21 आएगा और 3 आएगा, 21 या 63। तो x का मान कितना हो जाएगा 63, 63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, हाँ 81 की पावर -1 है तो 1/81 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर -5 है तो 1/3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 की पावर 9 है, ऐसे लिखा रहने दो। 64 की पावर बच्चों 5/6 है तो 4 की पावर या 2 की पावर आप ऐसा लिख सकते हो 6, और इसकी पावर 5/6। फिर है 3 की पावर 1/3 है और पावर 6 है, क्यूब रूट था ना तो ऐसा लिख दिया, 3 दूनी 6, 6 से 6। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 3 से 5 कितना बचा, 3 से 4 बच गई पावर केवल। अब 3 की पावर 3 थी, 9 थी, 27 थी, 81, 81 से 81 कैंसिल हुआ। ऊपर 2 की पावर 5 कितना है बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
गुणा 3 की पावर 2 है 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 288 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, चलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है उसमें का, अच्छा हाँ पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ओहो, नेक्स्ट है 0.0203 इंटू 2.92 डिवाइड बाई 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटा लो पहले तो, 4 2 6, 1 2 और 4 6, पॉइंट से पॉइंट सारे कैंसिल हो गए। अब जो चीजें भाग हो सकती हैं भाग कर लो पहले। चलो भाग किसको कर लें बताओ, 73 14 दूनी 28, सॉरी रहने दो, 14.5 को रहने दो। ठीक है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 7 दूनी 14, 7 नम 63। ठीक है, 29 से 5 बार कैंसिल हुआ और 73 से भाग हो पाएगा ये, 7 चौक 28, 4 बार भाग हो जाएगा, 4 बार कितना है 4/5, 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो नेक्स्ट है, गीता की राय में उसका वजन जो है 55 किलोग्राम से अधिक और 62 किलोग्राम से कम है। तो 55 से अधिक है और 62 से कम है, तो इनके बीच में होगा, गीता की राय है। और गीता की मां गीता से सहमत नहीं है, वह कहती है कि गीता का जो वजन है 50 से तो अधिक है, उन्होंने कहा 50 से ज्यादा है। और कम किससे है बच्चों, और 60 से कम है, 60 से कम है। चलो देखते हैं। और उसके भाई का मानना है कि उसका जो वजन है 58 किलोग्राम से ज्यादा है, 58 से ज्यादा है। और कम किससे है बच्चों, कम है, अच्छा 58 से ज्यादा है, बाकी जितना भी हो। तो उसने पूछा है यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित मानों का औसत बताना है। अब आप लोग देखेंगे कि इन यहां सब में कॉमन चीजें क्या आ रही हैं। आप 58 को देखो पहले, 59 60, ठीक है। अच्छा अगर आप यहां देखोगे तो इसमें 59 भी आएगा और 57 भी आएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप यहां देखेंगे 55 में तो 57 भी आएगा बच्चों और 59 भी आएगा। अच्छा गीता के भाई की राय देख लेते हैं एक बार। गीता के भाई की राय क्या है, उनके भाई की राय है कि उसके भाई का मानना है कि उसका जो वजन है वो 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। सॉरी गलती कर ली है, उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। अब 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता तो कम कम होगा, मतलब 57 होगा, 56 होगा, 55 होगा, ऐसा कुछ है ना। तो अब यहां देखो 56 भी आएगा, 57 भी आएगा, 59 को छोड़ो। अच्छा 56 यहां भी आएगा, 57 भी आएगा। तो 56 और 57 जो है ये वजन सभी में है, इसका मतलब उसका औसत जो है वो, उसका जो वजन है 56 भी हो सकता है और 57 भी हो सकता है। तो संभावित मान है दोनों, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 56.5 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नई शिफ्ट के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।